कॉजेज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस आर मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली अ साइकिल होता है, विशियस साइकिल होता है, जो कि दोनों डायरेक्शन में रन कर रहा होता है, बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। अब ये क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की जो कॉजेज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि लॉस ऑफ सीलिया फंक्शन, इम्पेयर्ड ड्रेनेज, म्यूकोजल चेंजेस और इन्फेक्शन। अब सबसे पहले हम लॉस ऑफ सीलिया फंक्शन किस वजह से होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एलर्जीज हो सकते हैं, कोई टॉक्सिन केमिकल्स हो सकते हैं, प्राइमरी डिसफंक्शन ऑफ सीलिया हो सकता है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब सीलिया का फंक्शन अगर लॉस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्रेनेज के अंदर भी मसला होता है, म्यूकोजल चेंजेस भी आती हैं और इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली इम्पेयर ड्रेनेज कोई नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से हो सकती है, पॉलीपेडिनाइड ट्यूमर की वजह से हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, और थिक म्यूकस की वजह से होती है। इम्पेयर ड्रेनेज की वजह से भी इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है और सीलिया फंक्शन भी इफेक्ट होता है। इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से म्यूकोजल फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, सीलिया का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, और इन्फेक्शन का रिस्क उसका क्या होता है, ड्रेनेज में भी प्रॉब्लम होती है। फिर सिमिलरली क्या होता है, म्यूकोजल चेंजेस, एलर्जी की वजह से, वेजोमोटर राइनाइटिस की वजह से, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, या फिर फंगल एलर्जिक साइनसेस जो होती है ना, उसकी वजह से, म्यूकोजल चेंजेस की वजह से भी सीलियर का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं फॉर द क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, उसमें क्या होगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, एनोस्मिया और हाइपोस्मिया हो सकता है, और फेशियल पेन और प्रेशर भी हमें फील हो रहा होता है, ठीक है। साइंस के अंदर हम एंडोस्कोपिकली नोज़ का एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हो तो एडिमा जो है ना वो हमें मिलता है म्यूकोजा का, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑस्टियोमियोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और साथ में पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हमें नोज़ के अंदर जो है ना नज़र आ रहा होता है। जो एंडोस्कोप होता है, ठीक है, एंडोस्कोप, नेज़ल एंडोस्कोपी जो है वो हम पहले विदाउट द यूज़ ऑफ नेज़ल डिकंजेसेंट और फिर अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ नेज़ल डिकंजेसेंट जो है ना वो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद साइंस हो गए, फिर उसके बाद हमने इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनानी है। तो 2 सिम्टम्स और एक साइन अगर प्रेजेंट हो तो डायग्नोसिस बन जाती है। इसके अलावा हम सीटी स्कैन भी यूज़ करते हैं, जो कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है, एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ को शो कर रहा होता है, और अदर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नोज़ के अंदर अगर प्रेजेंट है उनको शो कर रहा होता है। ट्रीटमेंट इसकी इन्वॉल्व करी होती है सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज, जो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस विदाउट नेज़ल पॉलिप होती है वो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होती है, तो हम इसमें एंटीबायोटिक देंगे। पॉलीमाइक्रोबियल है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो स्टेफ ऑरियस होते हैं वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो हम मैक्रोलिड मोर देन 12 वीक के लिए यूज़ करेंगे। मैक्रोलिड जो है ना वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। सेलाइन इरिगेशन हम करते हैं, जो कि बैक्टीरियाज को वॉश ऑफ करेगी, उनकी बायोफिल्म्स को भी वॉश ऑफ कर देगी। साथ में हम टॉपिकल डिकंजेसेंट यूज़ कर सकते हैं, और स्टेरॉइड स्प्रे हम यूज़ करते हैं जो कि एडिमा को रिलीव करते हैं। उसके बाद हम एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट के अंदर एंटी हिस्टामिन और जो है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिन जो है ना वो म्यूकस को थिक करती है। साथ में सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना उसके अंदर हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं अगर किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन नोज़ के अंदर प्रेजेंट है जो कि ओस्टियोमियोटल कम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करती है, तो उसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के ज़रिए से करेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है ना वो कंटिन्यू करनी होती है आफ्टर द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर आ लॉन्ग टर्म रिलीफ।